हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक चैप्टर है जो क्लास 10th का है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किस किस टर्म का यूज किया जाएगा उसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कि हेडिंग दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यह जो वीडियो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए उपस्थित होगा। ओके, तो ध्यान से अगर देखें तो कुछ यहाँ पर हम डाटा लिखे हुए हैं और कुछ इस साइड भी लिखा हुआ है। इन लोग दोनों बिंदु को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे में यहाँ दिया हुआ है कि 5x + 7y = 50, 5x + 5y = 46। जैसा कि हेडिंग में दिखाई दे रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल का पेयर होगा। यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, y है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल का पेयर है। दो वेरिएबल का पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे में हम लोग स्लीपर यूज करते हैं तो दोनों पैर में यूज करते हैं, यानी दो जब होगा उसको हम लोग जोड़ा बोलते हैं, और जोड़ा का मतलब होता है दो। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। इसको सॉल्व करके हमको x और y का मान निकालना है। और वेरिएबल की अगर संख्या देखें तो दो है। वेरिएबल कितना है? दो। कौन? x और y। बट x जो है दो जगह नज़र आ रहा है, y भी हमारा दो जगह नज़र आ रहा है, यानी x का एक पेयर हो गया। x दो जगह है तो दो मिलने के बाद एक पेयर बन गया, और y भी हमारा दो जगह है, इसलिए y मिल करके एक पेयर बन गया। यानी कि वेरिएबल तो है लेकिन पेयर में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, या फिर बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अगर ध्यान से देखें इधर तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है उसके बारे में समझना होगा कि x का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 कहलाएगा, और y का कोएफिशिएंट b1 और c1 हमारा कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन जब 2 में पहुंचते हैं तो x का कोएफिशिएंट a2 कहलाएगा, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, यानी कि जिसको c2 कहेंगे। तो अगर उसी प्रकार से हम देखें ध्यान से, इसमें a1 का मान क्या होगा और a2 का मान क्या होगा, b1 का मान क्या होगा, b2 का मान क्या होगा, c1 का मान क्या होगा और c2 का मान क्या होगा, इस पर हमको ध्यान देना है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि जो ऊपर वाला समीकरण दिया हुआ है वह हमारा इक्वेशन 1 कहलाएगा। ये क्या कहेगा? इक्वेशन 1, जिसको हम लोग समीकरण के नाम से जानते हैं। समीकरण 1 में जो हमारा x का कोएफिशिएंट होगा ना वो a1 कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस समीकरण 1 इसको हम लोग मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो जब समीकरण 1 में देख रहे हैं तो x का कोएफिशिएंट 5 है, यानी x का गुणांक कितना है? 5, इसलिए 5 हमारा a1 का मान हो जाएगा। समीकरण 1 में जब चलेंगे y का गुणांक देखेंगे, y का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 7 है, इसलिए y का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? b1। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है y का गुणांक क्या है? b1। और जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 50, यानी c1 कितना हो जाएगा हमारा? 50। इसको लिख देंगे c1 = 50। उसी प्रकार से समीकरण 2 में चलेंगे, इक्वेशन 2 में तो अगर देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 7, और समीकरण 2 में जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग a2 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? a2। तो इसलिए a2 का मान जो हमारा हो जाएगा 7। उसी प्रकार से y का कोएफिशिएंट क्या है? 5, तो ये b2 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कितना है? 46। इस प्रकार से हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकाल सकते हैं। एक और इक्वेशन लिखते हैं, उससे हम लोग a1, a2, b1, b2, c1 ये सब जो भी है उसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं 6x + 5y = 40, और एक ले लेते हैं 5x + 10y = 30। यहाँ से हम लोग a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान निकालेंगे। a1, a2, b1, b2 और c1, c2। तो ऊपर में a1, b1, c1, a2, b2, c2, ऊपर वाले सब a1 में रहेंगे और नीचे वाले b2 के फॉर्म में, c2 के फॉर्म में और a2 के फॉर्म में। a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, a2, b2, c2। तो a1 का मान कितना है? 6। उसी पर y का कोएफिशिएंट 5, इसलिए b1 का मान 5। ए हमारा क्या है? c1 का मान कितना हो गया? 40। a2 का मान कितना हमारे पास है? 5।
B2 का मान कितना है 10 और C2 का मान कितना है 30। अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखे होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे तो यहाँ से आप लोग A1, B1, C1 का मान आराम से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से A2, B2 और C2 का भी मान निकालेंगे। अगर इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा जो है आसानी से सॉल्व होने लगेगा। इसके बाद हम लोग इस चार्ट को देखेंगे। इस चार्ट से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा तो उस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट या सतत के नाम से भी जानते हैं। और जब कंसिस्टेंट और सतत होगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक हल होगा। ओके, अगर मान लीजिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 यानी जब तीनों बराबर होंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन बनेगा वह कोइंसिडेंट बनेगा यानी समपाती पड़ेगा। समपाती जब होगा तो वह कंसिस्टेंट होगा, वो भी सतत होगा और सतत होने के कारण इसका बहुत सारे हल होंगे। अगला जो हमारे है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में समांतर और पैरेलल इक्वेशन बनेंगे। और जब पैरेलल बनेंगे तो यह इनकंसिस्टेंट होगा यानी असतत होगा। और जब असतत होगा तो हल नहीं होंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि है क्या, तो आप लोगों को अभी करना क्या है कि इसको सिर्फ लिख लेना है। आगे जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पर इस चार्ट को हम लोग यूज करेंगे। सतत क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्या होता है, अप्रतिच्छेदी क्या होता है, समांतर क्या होता है, संपाती क्या होता है, इस सभी बिंदुओं पर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या करने के एज अ नोट इसको लिख लेना है ताकि उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी के बारे में हम लोग जानते हैं, जो एक दूसरे लाइन को काटते हैं। ओके, जैसे में एक लाइन यहाँ से पास हुआ, एक लाइन इधर से आया, एक दूसरे को इस बिंदु पर काट दिया, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक संपाती वर्ड है जिससे आप परिचित नहीं होंगे। संपाती का मतलब होता है कि एक लाइन, मान लीजिए हमारा AB है और इस AB के ऊपर ही एक और लाइन ड्रा कर दीजिए, उस लाइन को मान लीजिए हम लोग बोलते हैं PQ, मान लीजिए बोल दिए। कहने का मतलब कि एक के ऊपर एक को रख देना संपाती कहलाता है। क्या कहलाता है? संपाती। और समांतर का मतलब आप लोग जानते होते हैं, जो कि एक दूसरे के हमेशा पैरेलल हो, यानी एक रेखा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा रेखा भी इसी के डायरेक्शन में जाएंगे और यह उस समय तक जाते रहेंगे, यानी अनंत समय भी जाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हमेशा इन लोग दोनों के बीच की दूरी जो होगा इक्वल होगा। इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं कि वह समांतर है, पैरेलल है। तो अगर ये हो गया होगा तो इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। और एक बिंदु और है कि जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार से सॉल्व करेंगे, एक ग्राफिकली, एक एल्जेब्रिकली। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम लोग दो प्रकार के मेथड्स यूज करेंगे। एक रहेगा एल्जेब्रिकली मेथड्स और दूसरा जो रहेगा ग्राफिकली मेथड। हिंदी में इसको बीजगणितीय रूप बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्राफीय रूप। अब बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है ये जो कि उसमें अपने साथ स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल टर्म यानी वेरिएबल को इंक्लूड रखता है। जैसे मान लीजिए बोल दिए 2x + 4y + 10, तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो x और y ये दोनों जो हमारे हैं वेरिएबल हैं। क्या है? वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं? चर। यानी कि अगर कोई वैसा इक्वेशन जिसके साथ अगर मान लीजिए x y z ABCD कोई भी टर्म छोटा ABCD अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वो अलजेब्रिकली फॉर्म में। जितना भी इक्वेशन हम लोग देखते हैं सब अलजेब्रिकली फॉर्म में होता है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिए 2x + 10, ये भी अलजेब्रा के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसके साथ x इंक्लूड है, x लगा हुआ है। या मान लीजिए बोल दिए 4/10x + 9/5y + 10/6, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यह अलजेब्रा के फॉर्म में है। इसलिए अलजेब्रा के फॉर्म में क्योंकि x y
यहाँ पर इंक्लूड है, लगा हुआ है। बट अगर ग्राफिकली की हम बात करें तो ग्राफिकली में होता क्या है कि ग्राफ यूज किया जाता है। जहाँ पर अगर हमको ग्राफ यूज हो जाएगा उसको बोलेंगे कि ग्राफिकली रूप से सोल्यूशन किया गया है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से होते हैं जो क्लास हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं और अभी भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और जब एक दूसरे को कट करते हैं, कट किए हुए बिंदुओं को जब हम लोग मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो वहाँ पर एक लाइन ड्रा होता है और इस पर जो इक्वेशन शो करते हैं, इसी को बोलते हैं ग्राफिकली मेथड। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जब हम लोग स्टार्टअप करेंगे एक्सरसाइज, उसमें हम लोग को यूज में मिलेगा कि कैसे यूज किया जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं कि क्या है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक है और यह क्लास 10th वीडियो नंबर 1। ओके, चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Will we represent the situation algebraically and graphically? कहने का मतलब है कि आफ्ताब जो है अपने पुत्री से बोलता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी, और अगर अभी से हम 3 साल आगे की बात करें तो तुम्हारे उम्र के हम 3 गुना रहूँगा। तो हमारे वर्तमान उम्र क्या है, यानी वर्तमान एज, प्रेजेंट एज क्या है, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड से शो करें। क्वेश्चन करने का सेंस यही है। आफ्ताब नाम का एक कोई गार्जियन है, उसका एक पुत्री है, वह अपने पुत्री से बोलता है कि हम तुम्हारे अभी एज के उम्र से अगर देखें तो आज से 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का 7 गुना का था, और अगर अभी से हम 3 साल आगे की बात करें तो मैं तुम्हारे उम्र की 3 गुना के रहूँगा। तो इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करें। लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर एक्स। हिंदी में इसको लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। ओके, देन या लिख सकते हैं एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब y ईयर्स। हिंदी में इसको लिखेंगे और आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। इसके बाद हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि किसको x मानेंगे, किसको y मानेंगे। तो सबसे पहले उसके उम्र को माना जाता है जिसके उम्र के अकॉर्डिंग किसी दूसरे व्यक्ति का उम्र चाहे 3 टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आफ्ताब अपना उम्र का कंपेयर अपने पुत्री के उम्र से करता है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके पुत्री की उम्र को x वर्ष लेट किए थे। उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग वर्क करेंगे और सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्लियर रूप से बोल रहा है कि 7 years एगो, 7 years एगो मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले। तो अगर 7 साल पहले की बात करें
तो अगर मान लीजिए अभी वर्तमान आयु उसके पुत्री की x वर्ष है और वर्तमान आयु आफ्ताब की y वर्ष है, तो 7 साल पहले चलने के लिए क्या करेंगे, उन लोग के वर्तमान आयु से 7 माइनस करेंगे। तो मान लीजिए x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7, यानी अगर अभी से 7 साल पहले की बात करें तो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा x माइनस 7 और आफ्ताब की आयु हो जाएगा y माइनस 7। अब 7 साल पहले क्या कर रहा है कि जो आफ्ताब की आयु है वह 7 गुनी है अपनी पुत्री के, यानी कहने का मतलब है टोटल कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा है। जब वह 7 गुना बड़ा है तो दोनों को इक्वेशन को बराबर करने के लिए करना क्या होगा कि उसकी पुत्री की आयु में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए उसकी पुत्री की आयु में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो इक्वेशन होता है वो दोनों का वैल्यू जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अभी 7 को मान लीजिए हटा दिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले और समझने का प्रयास करें तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो y माइनस 7 है, y माइनस 7 मतलब आफ्ताब की जो आयु है, यह आयु जो है इसकी पुत्री की आयु से 7 गुना बड़ी है। जब यह 7 गुना बड़ी है तो इस आयु के बराबर करने के लिए उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 7 से। जब 7 से गुना करेंगे तो इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो 7 इंटू एक्स बराबर 7x और 7 7 जा माइनस 49 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू y माइनस 7। और आगे इसको अगर बढ़ाएंगे तो x को ब्रेक करेंगे, 7x हो गया, और y को इधर ले आनेंगे तो इक्वल टू के इधर आने के कारण माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 49 उधर जा करके प्लस 49 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 49 में से जब माइनस 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 42। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कितना हो गया? इक्वेशन 1। और अगर अगला कंडीशन देखें तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु से अगर 3 साल अब आगे चलेंगे तो वह अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना रह जाएगा। यानी लिखेंगे फ्रॉम 3 इयर्स लेटर, मतलब अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। तो 7 साल पहले कह रहा था इसलिए हम लोग 7 माइनस किए थे, लेकिन अब वर्तमान आयु से 3 साल आगे की बात कर रहा है, इसलिए उसके पुत्री की आयु में और उसके पिता की आयु में दोनों में 3 साल ऐड करेंगे। तो अगर उसकी पुत्री की आयु बात करें, वर्तमान आयु हम कितना माने x, तो x वर्तमान आयु से 3 साल आगे चलेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर उसके पिता की आयु देखें तो वर्तमान हम लोग माने y, 3 साल आगे चलेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y प्लस 3। और अगर इसमें भी हम लोग प्रश्न के अनुसार चले तो उसके पिताजी जी हैं वो बोल रहे हैं कि अब हम उसके उम्र के 3 गुना है। कितने? 3 गुना, यानी 3 टाइम्स यह ज़्यादा है। जब यह 3 टाइम्स ज़्यादा है तो इस इक्वेशन के बराबर इसको लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ 3 से गुना कर दिए। तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा 9 बराबर y प्लस 3। 3x को 3x रखेंगे और इस वेरिएबल को भी इधर ले आनेंगे तो माइनस y हो जाएगा, बराबर में 3 हमारा है और प्लस उधर जा करके माइनस में 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर माइनस 6। यह इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2। तो यह जो हमारा इक्वेशन आया 1 और 2, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिकली मेथड। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिकली मेथड। क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों यूज करना है, दोनों प्रकार से सॉल्व करना है। तो हम अभी तक एल्जेब्रिकली सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ग्राफिकली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन से x और y का मान खुद से वैल्यू पुट करके निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद उसको ग्राफ पर वैल्यू रखेंगे। उसके द्वारा जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वही हमारा ग्राफीय रूप होगा। तो करते क्या है, इस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स टाइप के हम लोग बना लेते हैं और बॉक्स बनाने के बाद इसमें हम लोग x और y मान लेते हैं
और एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम 2 वैल्यू लेकर के चलते हैं, 2 ही वैल्यू पर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि पुट x बराबर 0, यानी x का मान 0 रख रहे हैं, तब y का मान कितना आएगा। आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि आप x बराबर 0 ही क्यों लिए, ठीक ना। तो आप x की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 एनीथिंग कोई भी नंबर रख सकते हैं, बट स्मॉल नंबर इसलिए रखते हैं ताकि कैलकुलेशन करते समय हम लोग को आसानी हो। तो अगर मान लीजिए x बराबर 0 रखते हैं, तो इस इक्वेशन से अगर देखें ध्यान से, तो 7 और x की जगह पर क्या हो जाएगा 0 और माइनस y बराबर 42। 7 इंटू 0 करेंगे तो 0 माइनस y इक्वल टू 42 और y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 42, यानी कि ये माइनस में है, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, और लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 42। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यानी x का मान हम कितना रखें 0, तो y का मान कितना आया माइनस 42। इसी प्रकार से अगर आगे चले तो हम लोग अगर मान लीजिए रख लेते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 अगर रखते हैं तो x बराबर 1 रखने से क्या हो जाएगा 7 और x की जगह पर 1 हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 42, और 7 इंटू 1 7 माइनस y इक्वल टू 42 और माइनस y इक्वल टू 42, और 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 7, तो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 35, और इस y बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस 35। तो यानी कि जब वो x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आया हमारा माइनस 35। और आगे अगर हम बढ़े उसी प्रकार से इसमें सॉल्व करने का प्रयास करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स को बनाएंगे, बॉक्स में एटलीस्ट 2 वैल्यू हमको आना चाहिए, इसलिए 2 तक बना लेते हैं। अगर मान लीजिए x बराबर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 3 इंटू 0, क्योंकि x की जगह पर 0 रख दिए, माइनस y बराबर माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस y बराबर माइनस 6, और माइनस y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना हमारा आया 6। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 6। और आगे मान लीजिए हम बढ़े तो x बराबर रखेंगे 1, तो 3 इंटू 1 माइनस y बराबर माइनस 6, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 और माइनस y बराबर माइनस 6। ओके, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस y बराबर माइनस 6, और ये उधर में जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस 9, माइनस माइनस कट जाएगा, दैट मीन्स y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9। y का वैल्यू कितना आ गया 9, यानी 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। इसमें कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या काम रह गया कि इसका और इसका यूज करेंगे और एक ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे चलिए उसको देखते हैं। उसके बाद करेंगे क्या कि हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। हम लोग को ग्राफ कॉपी यूज करना है, लेकिन हम यहाँ बोर्ड होने के कारण ग्राफ इसको बना चुके हैं, और देखेंगे चाहे तो फर्स्ट वाले को पहले वैल्यू पुट करेंगे या सेकंड वाले को। तो फर्स्ट में अगर देखें ध्यान से तो x बराबर 0 है, तो अगर इसमें हम ध्यान देखें तो x बराबर 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और y का वैल्यू माइनस 42 है, y का वैल्यू माइनस 42, तो y हमारा माइनस में कहाँ आएगा y डैश में, तो y डैश नीचे है, तो 42 देखेंगे तो 40 और 45 के बीच में आएगा, अप्रोक्स यहाँ पर मान लीजिए 42 आएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कितना आया 0 माइनस 42, 0 माइनस 42, इस प्रकार से लिख देंगे। कहाँ पर आया, यहाँ पर इसे डार्क कर देंगे। ओके, आगे चलेंगे तो 1 माइनस 35, तो यहाँ से 0 से लेके 5 तक है, 0 से लेके 5 तक है, दैट मीन्स इसमें 10 गो लाइन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 यहाँ पर हमारा मान लीजिए है, तो माइनस 35 कहाँ पर आ जाएगा, 35 हमारा दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो चुका है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35, यहाँ पर हो जाएगा 35, ये हो जाएगा माइनस 40 और ये हो जाएगा माइनस 45। तो अगर यह मान लीजिए हमारा हो गया माइनस 40, तो 42 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और 1 से लेके 35 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 को आगे डॉट डॉट से बढ़ाएंगे, आगे यहाँ पर आएगा, एक दूसरे को यहाँ पर कट करेगा, और इन लोग दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, और मिलाने के बाद यह किस इक्वेशन का आया है हमारा सोल्यूशन, 7x माइनस वाई बराबर 42, तो यहाँ पर लिख देंगे 7x माइनस वाई बराबर 42।
अब आगे चलेंगे और इसमें देखेंगे कि x बराबर 0 तो y बराबर 6। तो अगर मान लीजिए x बराबर हम 0 लेते हैं तो y का मान कहाँ जाएगा 6, तो 5 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो 5 और 10 के बीच में 6 होगा। दैट मीन्स इस 5 से हल्का सा ऊपर में 6 होगा। कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ओके, उसी प्रकार से 1 और 9, अगर मान लीजिए 1 यहाँ पर लेंगे तो 9 कहाँ पर आएगा? 10 से हल्का सा नीचे यानी यहाँ पर आएगा। और इन लोग दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला देंगे और मिला करके जब ड्रा करेंगे और जो रेखा हम लोग खींचे हैं उसी रेखा पर लिख देंगे 3x माइनस वाई बराबर -6। 3x माइनस वाई बराबर -6। तो यह जो हमारा सॉल्यूशन आया यह ग्राफिकली रूप से आया। किस रूप से आया? ग्राफिकली रूप से। अगर आप लोगों को इस इक्वेशन और इस मेथड से समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम अगला वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।